वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस से बनने वाले उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि पिछले 3 वर्षों से विभिन्न विश्वविद्यालयों में लगातार पूछे गए हैं। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय संविधान या भारत के संविधान से बनने वाले क्वेश्चंस। क्योंकि जब आप बीए के प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट चूज करते हैं तो उसमें आपको पढ़ना पड़ता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत के संविधान के बारे में, यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में एक प्रकार से पिछले 2-3 वर्षों में या 3 वर्षों में ऐसे कहें कि जो क्वेश्चंस लगातार विभिन्न विश्वविद्यालयों में पूछे गए हैं उन्हीं एक प्रकार से प्रश्नों को मैंने इकट्ठा किया है बड़ी मेहनत के साथ और आपके समक्ष में लेकर के आया हूं। तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत की है मैंने एक प्रकार से इस वीडियो को इकट्ठा करने में। और इस वीडियो में जो प्रश्न आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। तो दोनों एक प्रकार से आप जितना मेहनत करनी थी आपको उससे बहुत कम मेहनत अब आपको करनी पड़ेगी। आप यह जान पाएंगे कि पिछले वर्षों में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पिछले 3 वर्षों में यहीं से प्रश्न आपकी परीक्षा में आए हुए हैं। 2025, 26, 27 इन सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसमें लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको मैंने इसमें रखूंगा। हालांकि इसमें आपके लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको एक प्रकार समझ करके बहुत ही बारीकी के साथ मैं समझाऊंगा, तो वो दीर्घ उत्तरीय में आपके बदल जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत बताएं। स्रोत का मतलब क्या होता है? देखिए, भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान एक पुस्तक है, दुनिया की सबसे बड़ी संविधान की पुस्तक है भारतीय संविधान की पुस्तक, जिसमें अनुच्छेद, अनुसूचियां और भाग ये 3 चीज़ें शामिल हैं। 22 भाग पहले थे, अब लगभग 25 भाग या 24 भाग के आसपास है। पहले 8 अनुसूचियाँ थी, अब 12 अनुसूचियाँ हैं। पहले 395 अनुच्छेद थे, आज भी 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन एक प्रकार से इसमें लगभग 100 से अधिक बार संशोधन हो चुका है संविधान में। और संशोधन के तदुपरांत तमाम प्रकार के अनुच्छेद जोड़े गए हैं। जैसे कि मान लेते हैं लगभग 450 से ज़्यादा संविधान में एक प्रकार से अनुच्छेद इस समय हैं, लेकिन वो अनुच्छेद एक प्रकार से 395 से आगे नोट नहीं किए गए हैं। वो उन्हीं 395 में एक प्रकार से पहले में 2 कामा जोड़ दिया गया, 19 में आप देखते हैं 19 A B C D इस तरीके से है। तो ये सब चीज़ें ठीक है। तो भारतीय संविधान चूंकि दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तक है लिखित संविधान की, तो ऐसे में एक प्रकार से ये जो पुस्तक है इसको लिखने में किस किस देश के संविधान से हमने क्या क्या चीज़ें ग्रहण करी, यही उसका स्रोत कहलाता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत में क्या शामिल होता है कि हमने किस किस देश से क्या क्या चीज़ें ली हैं। चूँकि भारतीय संविधान एक प्रकार से एक जो है, किसी विद्वान ने इसको उधारों का गुलदस्ता भी कहा, क्योंकि एक प्रकार से अलग अलग देशों के संविधान से जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी उसको हमने अपने संविधान में ग्रहण कर ली हैं। तो वही चीज़ें हमने जो ग्रहण किया है उसके बारे में जानने का प्रयास। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत निम्न हैं। ब्रिटेन के संविधान, सबसे पहली बात, चूँकि ब्रिटेन का हम प्रशासन था, ब्रिटेन के उपनिवेश हम थे, यानी ब्रिटेन मतलब कि जो इंग्लैंड वाला एरिया, पूरा इंग्लैंड, आयरलैंड और एक प्रकार से उत्तरी आयरलैंड, वेल्स, ये सब शामिल है, ये ब्रिटेन के देश हैं। तो ब्रिटेन एक 4-5 देशों का या 4 देशों का समूह है। ठीक है, तो उसका एक संविधान है। और ब्रिटेन का ही शासन कहाँ पर था? भारत पर था। यानी भारत पर कौन शासन कर रहा था? ब्रिटेन। और जब ब्रिटेन के लोग यहाँ से, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होता है, उसके बाद में महारानी शासन करती हैं और महारानी का शासन 1947 में समाप्त हो जाता है। उसके बाद में 1947 के बाद से 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारत का संविधान बन करके तैयार होता है। तो उस संविधान में एक प्रकार से ब्रिटेन के संविधान का ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटिश जो नीतियाँ थी, और ब्रिटेन के लोगों ने 1935 का भारत शासन अधिनियम बनाया था। 1935 का जो अधिनियम था, उसी अधिनियम से आप देखेंगे लगभग 100 से अधिक अनुच्छेद भारतीय संविधान में ग्रहण कर लिए गए, या तो उसमें थोड़ा बहुत संशोधन किया गया या डायरेक्ट वही उठा करके रख लिए गए जो अंग्रेजों ने बनाए थे। 1935 का एक अधिनियम आया था, 1935 का भारत शासन अधिनियम, उससे एक प्रकार से बहुत ज़्यादा चीज़ें भारतीय संविधान में ले ली गई। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर पूछे कि किस देश के संविधान का पढ़ा, तो ब्रिटेन के संविधान का ही पढ़ा। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? संसदीय शासन पद्धति ली गई, यानी कि जो संसद की व्यवस्था है, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब जो पूरी की पूरी व्यवस्था है, ये ब्रिटेन के संविधान से ही ली गई है।
इसके अलावा लोकसभा तथा विधानसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी लोकसभा एक प्रकार से लोकसभा मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व के प्रति, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल उत्तरदायी होता है। ऐसे ही विधानसभा के प्रति, लोकसभा में सांसद बैठते हैं जो हम लोग चुनते हैं, और विधानसभा में विधायक बैठते हैं जो हम लोग चुनते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो उसके प्रति जो मंत्रिमंडल होता है, चूंकि विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वही एक प्रकार से मंत्रिमंडल के भी सदस्य बहुत सारे होते हैं, उन्हीं विधायकों में से चुन करके उनको एक प्रकार से मंत्री पद दिया जाता है। ठीक है, जबकि लोकसभा की अगर बात की है तो लोकसभा में जो सांसद होते हैं उन्हीं को एक प्रकार से मंत्री बनाया जाता है। ठीक है, जो जीती पार्टी के होते हैं। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति जो है, यानी कि जो राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति है, वह भी एक प्रकार से ब्रिटेन के संविधान से ही भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। इसके अलावा संसद और विधानमंडलों की प्रक्रिया तथा उनके सदस्यों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, यानी संसद और विधानमंडल में देखें, संसद में दो चीज़ें आ जाती हैं। संसद में क्या चीज़ें आ जाती हैं, देखें, एक तो लोकसभा आपकी आएगी, ठीक है, और दूसरी राज्यसभा। चूँकि लोकसभा और राज्यसभा मिल करके क्या बनती है, संसद बनती है। ऐसे ही राज्यों में एक प्रकार से होता है विधानमंडल, जैसे केंद्र में संसद होती है, ऐसे ही राज्यों में विधानमंडल होता है। विधानमंडल में भी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है विधानसभा, ठीक है, जिसमें विधायक लोग बैठते हैं, जिसमें एमएलए लोग होते हैं, एमएलए जिसको आप कहते हैं, और एक होता है विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद की अगर बात की जाए तो विधान परिषद जो होती है ये बड़े बड़े राज्यों में केवल स्थापित करी जाती है, सभी राज्यों में नहीं होती है। इसी को एक प्रकार से इनके सदस्यों को एमएलसी कहते हैं। ठीक है, एमएलसी जो होते हैं एक प्रकार से वो विधान परिषद के सदस्य होते हैं, जो कि बड़े बड़े राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश में एमएलसी की व्यवस्था होती है, विधान परिषद है, विधानसभा की एक प्रकार से सहायता के लिए की जाती है, क्योंकि बड़े राज्यों में कहीं कहीं पर चीज़ें होती। तो एमएलसी और एमएलए ये दोनों अलग अलग होते हैं, जो कि विधानमंडल के विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इनकी पूरी की पूरी प्रक्रिया, विधानसभा, विधान परिषद की, लोकसभा और राज्यसभा की पूरी प्रक्रिया, और इनके सदस्य जो हैं उनके विशेषाधिकार, इन लोकसभा के सदस्यों के और राज्यसभा के सदस्यों के, विधानसभा के सदस्यों से, और एक प्रकार से जो विधान परिषद के सदस्य यानी एमएलए, एमएलसी, सांसद, इन सभी के एक प्रकार से जो कार्यकलाप या उनके जो विशेषाधिकार होते हैं, उनकी जो उन्मुक्तियां होती हैं, उन सभी से रिलेटेड जानकारी जो है वो ब्रिटेन के संविधान से ही हम लोगों ने ग्रहण करी है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, दूसरा देश है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अगर बात की जाए, हमने क्या लिया, संयुक्त राज्य जो अमेरिका का संविधान है 1789 ईस्वी में लागू हुआ, ये बात ध्यान रखेंगे। 1789 ईस्वी में अमेरिका का संविधान जो है वहाँ पर लागू हुआ, प्रभावी हुआ। तो अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया है, संघात्मक शासन प्रणाली ली। संघात्मक शासन प्रणाली, जैसे कि जो संघ है भारत, वो संघ एक प्रकार से व्यवस्था, संघीय शासन प्रणाली हमने अमेरिका के संविधान से ली है। इसके अलावा मूल अधिकार, यानी जो मौलिक अधिकार हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक, जो भारतीय संविधान में भाग 3 है, पूरा का पूरा मौलिक अधिकार, जिसमें हमको स्वतंत्रता, समानता, इन सभी के अधिकार, और धर्मनिरपेक्षता का अधिकार, या एक प्रकार से जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इन सभी अधिकारों की प्राप्ति हमको किससे होती है, तो मौलिक अधिकारों में ही होती है, भाग 3 के माध्यम से। तो इसकी भी व्यवस्था, यानी मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। इसके अलावा स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, यानी न्यायपालिका का निष्पक्ष और स्वतंत्र होना, ये भी एक प्रकार से, यानी जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ही ली गई भारत में। इसके अलावा न्यायिक पुनराविलोकन का सिद्धांत। न्यायिक पुनराविलोकन का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं कि कोई एक प्रकार से कानून बनाया गया संसद के द्वारा, क्योंकि संसद में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वही से मिल करके कानून बनाते हैं। तो उन्होंने कानून बनाया, अब वह कानून एक प्रकार से संविधान के दायरे का उल्लंघन करता है। ऐसे में न्यायालयों को यह अधिकार होता है, सुप्रीम कोर्ट को, कि वह उस कानून की जांच करें और इस कानून में बताएं कि यहाँ पर गलती हुई है, इसकी एक प्रकार से फिर से इसकी पुष्टि की जाए और इसको बदला जाए। न्यायिक पुनराविलोकन का सिद्धांत ये भी अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद भी एक प्रकार से, उपराष्ट्रपति मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, उनकी व्यवस्था भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। इस तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भी बहुत कुछ भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। ऐसे ही नहीं, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हो गया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके मतलब कि अगला जो पॉइंट है आपका फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया भैया। फ्रांस के संविधान से अगर बात की जाए तो फ्रांस के संविधान से, चूँकि फ्रांस का संविधान कई मतलब चौथा गणतंत्र जो लागू हुआ 1946 में,
यहाँ से एक प्रकार से लिया गया है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। गणतंत्र क्या होता है? रिपब्लिक स्टेट। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ का जो भारत का राजा होगा वो जनता के द्वारा चुना जाएगा, उसका एक प्रकार से आनुवंशिकता से कोई लेना देना नहीं होगा। जैसे ब्रिटेन में क्या है कि एक प्रकार से जो राजा होता है उसके पुत्र ही राजा बनते हैं, लेकिन भारत का जो राजा है, खास करके भारत का राजा कौन है? प्रधानमंत्री राजा नहीं होता। भारत का राजा जो है यानी कि औपचारिक राजा वो है आपका राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति का भारत में चुनाव होता है और राष्ट्रपति को जनता चुनती है, तब जाकर के राष्ट्रपति अपने गद्दी पर बैठता है। कहीं ना कहीं पे जो देश का मुखिया और देश का एक प्रकार से जो मतलब चाहे प्रधानमंत्री की बात की चाहे राष्ट्रपति, दोनों का चुनाव होता है। और जब भी एक प्रकार से किसी भी देश में ऐसा होता है तो वो गणतंत्र शासन कहलाता है, रिपब्लिक स्टेट कहलाता है। तो भारत में ऐसा होता है। तो फ्रांस के संविधान से हमने गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ली है। अगला देश है आपका कनाडा। कनाडा के संविधान लागू हुआ था 1946 में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कब लागू हुआ? 1946 में कनाडा का संविधान लागू हुआ। यहाँ से हमने क्या क्या लिया? तो संघ और राज्यों के बीच की जो शक्तियाँ होती हैं इसका विभाजन लिया, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियों का विभाजन, यानी कौन से मुद्दों पर राज्य सरकारें कानून बनाएगी और कौन से मुद्दे पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी और कौन से मुद्दे पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बनाएगी, इन सभी का एक प्रकार से जो पूरा का पूरा जो है लिया गया। ठीक है, निर्णय, ये सब विभाजन जो हुआ ये कनाडा के संविधान से लिया गया। जैसे कि आप देखते हैं जो है ये सब चीज़ें जो है मतलब कि किन किन राज्यों में मतलब कि राज्य का क्या अधिकार होगा, केंद्र का क्या अधिकार होगा, दोनों के बीच में तालमेल संबंध क्या होंगे, वो एक प्रकार से कनाडा के संविधान से लिया गया। इसके अलावा आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान लागू हुआ था 1937 में। यहाँ से हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हैं, डीपीएसपी। इनकी व्यवस्था संविधान में अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक की गई है, भाग 4 में। ठीक है, ये बात ध्यान रखें, भाग 4 में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भाग 3 में मौलिक अधिकारों की बात करी गई है जो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है भारतीय संविधान में। ठीक है, अगला देश है जर्मनी। जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया? जर्मनी का संविधान 1933 ईस्वी में लागू हुआ वहाँ पर। तो जर्मनी के संविधान से हमने आपातकालीन व्यवस्था लिया, आपातकालीन उपबंध लिया कि ऐसी स्थिति में जैसे वित्तीय आपातकाल हो जाए या कहीं से बाहरी आक्रमण हो जाए, राष्ट्रीय आपातकाल, तो इन सभी का व्यवस्था जो राष्ट्रपति शासन वगैरह है ये सब एक प्रकार से यहाँ से लिया गया। ठीक है, जर्मनी के संविधान से। इसके अलावा सोवियत संघ, यानी कि जो सोवियत संघ था ये 15 देशों का या अन्य देशों का तमाम समूह था। कई छोटे छोटे राज्य इसमें शामिल थे, रूस वगैरह, रूस सबसे बड़ा था, बाकी और भी देश शामिल थे। तो सब मिला करके सोवियत संघ का निर्माण करते थे। तो इनका संविधान 1936 में लागू हुआ। सोवियत संघ भंग कब हुआ? 1991 में सोवियत संघ भंग हो गया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो सोवियत संघ के संविधान की अगर बात की जाए तो इससे हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। अगर आपको एक प्रकार से संविधान के द्वारा मूल अधिकार दिए जाएंगे, कुछ अधिकार आपके दिए जाएंगे, तो आपसे कुछ कर्तव्य की आशा भी सरकारें करेंगी। तो वही कर्तव्य है। इनका कर्तव्यों की बात की तो 11 कर्तव्य मतलब कि 10 कर्तव्य पहले बताए गए थे। वर्तमान में क्या हुआ कि 2002 ईस्वी में क्या हुआ, 86वां संविधान संशोधन होता है। उसी 86वां संविधान संशोधन में एक प्रकार से 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है, जिसके बारे में कहा गया कि एक प्रकार से 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? 11वां मौलिक कर्तव्य है कि 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों को एक प्रकार से माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो स्कूल भेजें। ठीक है, तो उनको कोई काम वगैरह ना करने के लिए ज़्यादा प्रेरित करें, उनको स्कूल भेजने का प्रयास करें, उनको शिक्षा देने का अधिकार दें। ठीक है, और 10 मौलिक कर्तव्य है तो रूस के संविधान से लिया गया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 51 के का में ये 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। और इसके लिए एक भाग 4 के का की व्यवस्था की गई। ठीक है, भाग 4 के का यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत के ही अंतर्गत उसके थोड़ा सा आगे इसको जोड़ दिया गया है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में अगला देश है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से 1900, अब देखें ये अपने आप में एक टॉपिक है और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। ठीक है, अपने आप में एक टॉपिक है, यानी एक चैप्टर आपका समाप्त हो गया। चूंकि ये चैप्टर आपको पढ़ना पड़ता वैसे, तो ये चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है भैया? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोगों ने 1901 में ऑस्ट्रेलिया का संविधान लागू हुआ। यहाँ से हमने समवर्ती सूची ली है। देखें 3 प्रकार की सूची होती है, एक होती है केंद्र सूची, ठीक है, केंद्र सूची, एक होती है राज्य सूची, और इन दोनों को मिला ले तो होती है समवर्ती सूची। ठीक है,
ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो केंद्र सूची पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य जो सूची होगी उस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। और जो एक प्रकार से कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पर राज्य और केंद्र दोनों सरकारें कानून बनाती है, जैसे कि शिक्षा पर आप देखते हैं, इसीलिए स्टेट यूनिवर्सिटी होती है और केंद्रीय यूनिवर्सिटी भी होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ऐसे ही आप देखते हैं प्राथमिक विद्यालय होते हैं जो कि उत्तर प्रदेश के द्वारा संचालित किए जाते हैं, और कुछ ऐसे भी एक प्रकार से चीज़ें होती हैं जैसे कि केंद्रीय जो स्कूल होते हैं वो केंद्रीय गवर्नमेंट के द्वारा होते हैं, यानी कि शिक्षा पर एक प्रकार से केंद्र का भी और राज्य का दोनों का अधिकार होता है। इसीलिए एक प्रकार से अच्छा, ये दोनों जो समवर्ती सूची के विषय हैं, अगर मान लेते हैं किसी एक ही मुद्दे पर राज्य सरकार ने कानून बनाया है और उसी मुद्दे पर एक प्रकार से राज्य सरकार भी या केंद्र सरकार भी कानून बना दे, दोनों एक दूसरे के, तो राज्य सरकार का मान्य होगा कि केंद्र सरकार का मान्य होगा? तो ऐसी स्थिति में जब एक ही मुद्दे पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बनाती हैं, ऐसी स्थिति में जो केंद्र सरकार का कानून होगा वो ज़्यादा प्रभावी होगा, राज्य सरकार का कानून वो भंग हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है? समवर्ती सूची का प्रावधान लिया है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका का संविधान है, साउथ अफ्रीका के संविधान से जो पूर्व की गोरी सरकार थी वहाँ से हमने क्या लिया है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली है। भारतीय संविधान में संशोधन कैसे किया जाएगा ये भारतीय संविधान में बताया गया है। अनुच्छेद 368 में भारतीय संविधान कैसे किया जाएगा, यानी भारतीय संविधान में अगर कोई परिवर्तन करना है, कोई चेंजमेंट करना है तो वो चेंज कैसे किया जाएगा, ये अनुच्छेद 368 में लिखा गया है। ठीक है, अब ये व्यवस्था कहाँ से करी गई थी? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से एक प्रकार से संविधान में संशोधन की एक प्रकार से प्रावधान जो है वो भारत में अपनाया गया, लिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, मतलब अगला जो आपका देश है वो है जापान। जापान के संविधान से अनुच्छेद 21 की शब्दावली ली गई है। अनुच्छेद 21 में एक प्रकार से मौलिक कर्तव्य है, मतलब मौलिक अधिकार है शामिल, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को समझा। और बाकी आप देखेंगे ये भारत शासन अधिनियम जो था, भारतीय शासन अधिनियम 1935, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण की सूचियां जो है यहाँ से ली गई, और बाकी लगभग बहुत सारे अनुच्छेद डायरेक्ट 1935 के संविधान से ले लिए गए। और 1935 का जो संविधान था वो एक प्रकार से बेसिकली ब्रिटेन का ही संविधान के से ही चीज़ें ली गई थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सब। भारतीय संविधान की अनुसूचियों का उल्लेख कीजिए, यानी देखिए अनुसूची कितनी है। तो भारतीय संविधान में जब भारत संविधान बना था तो 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन 4 अनुसूचियों की वृद्धि हुई है, यानी वर्तमान में कुल मिलाकर के 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में कुल वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं जिनका विवरण निम्न है। अब समझते हैं कि अनुसूची के बारे में, तो यहाँ से भी आपका एक चैप्टर समाप्त हो रहा है, यानी अनुसूचियों को लेकर के शेड्यूल जो भारतीय संविधान में होती हैं वो क्या है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला मतलब दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये भी एक चैप्टर अपने आप में है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में जो पहली अनुसूची है, प्रथम अनुसूची, इसमें क्या शामिल है? इसमें भारत संघ में शामिल राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया, यानी भारत का मतलब भारत कितने राज्यों में बटा है, भारत का संघ क्षेत्र और उसका जो राज्य का इलाका जो उसका केंद्र शासित प्रदेश है वो पूरा का पूरा एक प्रकार से इसमें बताया गया, जिनकी संख्या 28 और 7 है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया, जम्मू कश्मीर चूंकि अब बदल गया है, इसको नया डाटा आप सर्च करके देख लीजिएगा, ये डाटा भी याद मत करिएगा, पहले का डाटा है। इसके अलावा द्वितीय अनुसूची की अगर बात करें तो द्वितीय अनुसूची में क्या शामिल है भाई? तो द्वितीय अनुसूची में राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान दिया गया है, राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताया गया है कि राज्यों के प्रत्येक राज्य के एक राज्यपाल होंगे, 2 छोटे राज्यों के एक ही राज्यपाल हो सकते हैं। ठीक है, राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। उच्चतम और उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों, संसद और राज्य विधान मंडल के अधिकारियों और भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, इन सभी के बारे में उपबंध, इन सभी के बारे में शक्तियाँ, ये सब बताई गई द्वितीय अनुसूची में। ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, संसद और राज्य विधान सब मंडल के जो अधिकारी हैं, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक हैं, इन सभी के बारे में बताया गया है अनुच्छेद मतलब कि अनुसूची 2 में। अनुसूची 3 में क्या बताया गया है? देखिए तीसरी अनुसूची में क्या शामिल है भैया, बहुत ध्यान से इन चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। देखिए ध्यान सुनिएगा, बाकी ये पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा, तो इसको लेकर के आप टेंशन ना लें। ठीक है, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको एसएमएस करना होगा 91 61 93 60 62। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपको एसएमएस करना है। सारे सब्जेक्ट का कोर्स चल रहा है लगातार, तो आपको कोर्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा।
मात्र इस कोर्स की प्राइस 100 रुपीज़ रखी गई। इसी 100 रुपीज़ में आपका पॉलिटिकल साइंस की क्लास तो हो ही जाएगी। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस के अलावा आपके 2 सब्जेक्ट जो और होंगे उनकी भी तैयारी हो जाएगी। एक सब्जेक्ट आपका माइनर का उसकी भी, और एक आपका जो को करिकुलर होगा उसकी भी। यानी इस तरीके से आपके सारे सब्जेक्ट की तैयारी मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में करवाई जाएगी। ठीक है, तो आप सभी लोग फटाफट से ज्वाइन हो जाएं। उसमें आपको सारी PDF वगैरह जो अभी तक की पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस हुई वो भी मिल जाएंगी, और पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर की भी एक प्रकार से PDF मिलेगी। और इसके अलावा जो एक प्रकार से और भी जो मॉडल पेपर, महासंग्राम, वीडियो रिवीजन क्लास ये सब होंगी, इन सभी का PDF वगैरह मिलता रहेगा। तो आप तुरंत ज्वाइन हो जाइए। हर एक सब्जेक्ट की वहाँ पर एक प्रकार से PDF नोट्स आपको मिलेगी। ठीक है, SMS करें 9161936062 पर। चले, तीसरी अनुसूची में क्या शामिल है? तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा जनप्रतिनिधियों के शपथ कैसी ली जाएगी और प्रतिज्ञान का प्रारूप क्या होगा। यानी कि एक प्रकार से जो जनप्रतिनिधि हैं, जो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हैं, जो राज्यों के राज्यपाल हैं, राष्ट्रपति हैं, या जो और जनप्रतिनिधि हैं, वो सब शपथ कैसे लेंगे, इसका प्रावधान इसमें किया गया है। चौथी अनुसूची में क्या बताया गया भाई? संविधान की जो चौथी अनुसूची है उसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है। यानी राज्यसभा के सदस्य कहाँ कहाँ से आएंगे, पूरा प्रावधान अनुसूची नंबर 4 में दिया गया है। पाँचवीं अनुसूची में क्या बताया गया भैया? पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। यानी कुछ ऐसे इलाके हैं मतलब कि अनुसूचित जो जाति क्षेत्र है, मतलब अनुसूचित जाति वाले जो इलाके हैं जहाँ पर अनुसूचित जातियाँ ज़्यादा रहती हैं, उनके लिए विशेष उपबंध की बात यहाँ पर अनुसूची नंबर 5 में करी गई है। छठी अनुसूची में आप देखेंगे तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, ऐसे इन राज्यों में जहाँ पर जनजाति ज़्यादा है, तो छठी अनुसूची में प्रावधान क्या किया गया है? असम राज्य, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं। इन राज्यों में चूंकि जनजातियां बहुत ज़्यादा रहती हैं, तो जनजातियों के क्षेत्रों के बारे में उपबंध किया गया है। इन लोगों को विशेष अधिकार भी दिए गए हैं कुछ। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगली अनुसूची आपकी आएगी सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची की अगर बात की जाए तो सातवीं अनुसूची में एक प्रकार से 3 सूचियाँ शामिल है। कितनी सूचियाँ शामिल है भैया? सातवीं अनुसूची में 3 सूचियाँ शामिल हैं। ये बात ध्यान रखें। कौन कौन सी सूची शामिल है? पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची पर राज्य सरकार, और समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों सरकारें कानून बनाएगी। ठीक है, तो सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है। समवर्ती सूची में कुछ विषय शामिल हैं, कुछ राज्य सूची में और कुछ केंद्र सूची में शामिल हैं। ठीक है, या संघ सूची में। इसके अलावा 8वीं अनुसूची जो आपकी शामिल है, 8वीं शेड्यूल, उसमें क्या है? इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें 22 भाषाएं जिनको मान्यता प्राप्त दर्जा मिला है कि भारत की ये 22 भाषाएं इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो उन भाषाओं के बारे में एक प्रकार से मैंने कई बार बताया भी, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं कौन कौन सी भाषाएं हैं। लेकिन हाँ, ये जानिए कि 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है जिन्हें संविधान के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जिसमें भोजपुरी को मान्यता भी नहीं मिली है, ये बात ध्यान रखेंगे। 9वीं अनुसूची, ठीक है, पहले इसमें 14 भाषाएं ही थी, लेकिन बाद में क्या हुआ? 14 भाषाओं के बाद में फिर एक प्रकार से इसमें आप देखते हैं कि जो है एक भाषा जोड़ी गई, फिर उसके बाद में सिंधी भाषा जोड़ी गई, फिर उसके बाद नवक भाषा जोड़ी गई। ठीक है, नेपाली, ठीक है, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, इसके बाद में फिर 4 भाषा और जोड़ी गई जिसमें आपका बोडोमास, बोडो, डोंगरी, ठीक है, और मैथाली और संथाली। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये 4 भाषा तो कुल मिला करके ये पहले 1 जुड़ी, फिर 3 जुड़ी, फिर 4 जुड़ी। ठीक है, तो 4 मतलब कि 4 4 8 8 और 14 और 8 कितना होता है? 22 भाषा कुल मिला करके इसमें है। ठीक है, 9वीं अनुसूची की अगर बात करें तो 9वीं अनुसूची जो है एक प्रकार से भारतीय संविधान में बस यहीं तक थी। पहले जब भारतीय संविधान बना था तो 8वीं अनुसूची तक ही बातें थी। ये 4 अनुसूचियाँ 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं ये बाद में जोड़ी गई भारतीय संविधान में। ये बात ध्यान रखेंगे। तो 9वीं अनुसूची में क्या है? इसमें उन अधिनियमों को शामिल किया गया है जिनकी वैधानिकता को न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कि ऐसे विषय जिनको एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट नहीं एक प्रकार से उस पर जजमेंट दे सकता, ऐसे मुद्दों को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। कुछ ऐसे प्रावधान इसमें शामिल हैं जिन पर केंद्र मतलब कि जो है सुप्रीम कोर्ट है वो इन मुद्दों पर कानून वगैरह में डिस्टर्ब नहीं कर सकती, जो 9वीं अनुसूची में शामिल मुद्दे हैं। इसके अलावा अगला मुद्दा है आपका 10वीं अनुसूची।
10वीं अनुसूची में क्या शामिल है भैया? 10वीं अनुसूची में 52वें मतलब कि 92वें संविधान संशोधन हुआ, 52वां नंबर। दल बदल कानूनों को शामिल किया गया इसमें, ठीक है। दल बदल मतलब कि क्या होता है कि कोई व्यक्ति मान लेते हैं या किसी पार्टी का कोई सपोर्ट कर रहा है तो दूसरे पार्टी का सपोर्ट कर सकता है, यानी दल बदल कर सकता है अपना पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको चेंज कर सकता है। कोई भाजपा का है तो कांग्रेस में जा सकता है, कांग्रेस का है वो तो भाजपा को समर्थन दे सकता है, इस तरीके से, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, ये सब प्रावधान आने वाले समय में हुआ है। इसके अलावा 11वीं अनुसूची जो शामिल हुई है, 11वीं अनुसूची बेसिकली जो है ये इस अनुसूची में पंचायतों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का विवरण किया गया है और ग्राम पंचायतों की बात यहाँ पर करी गई, ठीक है। यानी ग्राम पंचायत में चुनाव, खास करके जैसे ग्राम पंचायत में जो गांव ग्राम प्रधानिक चुनाव होता है, क्षेत्र पंचायत बीडीसी का चुनाव जो होता है, इसके अलावा जिला पंचायतिक चुनाव जो होता है, तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत जो हैं वो 11वीं अनुसूची के द्वारा संपन्न है। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के बारे में बताया गया, नगर पालिका के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उन कार्यों की सूची यहाँ पर दी गई है। इस तरीके से एक प्रकार से ये 12 अनुसूचियों में कई प्रकार के विषयों को शामिल किया गया जिन पर एक प्रकार से कार्य ये किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने आज के मतलब कि 2 प्रश्नों के माध्यम से 2 दीर्घ उत्तरीय में अपने आप में प्रश्न बनते हैं, बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने 2 चैप्टर आपके समाप्त कर लिए, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन आ चुका है भैया। तीसरा प्रश्न फटाफट से आप देखेंगे, 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायतों के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, उनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो 73वें संवैधानिक संशोधन जो कि एक प्रकार से 1993 के आसपास हुआ, इसी में ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है और इसमें संशोधन निम्न प्रावधान किया गया। इसमें ग्राम पंचायतों का चुनाव होगा, चूँकि एक होती है आपकी केंद्र स्तर की सरकार, एक राज्य सरकार होती है और एक होती है क्षेत्रीय सरकार। तो क्षेत्रीय सरकार जो होती है उसमें ग्राम पंचायत मतलब कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत होती है, और जो नगर होते हैं, शहर होते हैं, उनमें नगर पालिका होती है, नगर पालिका परिषद होती है, नगर निगम होते हैं, ये सब होते हैं, ठीक है। ये सब आप 3rd सेमेस्टर में विस्तार से पढ़ेंगे। पहली बात, पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले स्तर पर ग्राम सभा होगी। ग्राम सभा जो होगी वो 1000 व्यक्तियों पर बनाई जाएगी, यानी एक गांव में कम से कम वोटरों की संख्या 1000 होनी चाहिए, ठीक है, तब वो एक ग्राम सभा कहलाएगी। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ 2 स्तरीय पंचायत और 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की होगी, ठीक है, ये प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पंचायत के सभी सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के द्वारा 5वें वर्ष होगा, यानी कि एक प्रकार से जैसे प्रधानी का चुनाव अगर आप वयस्क हैं और जो है आप सारी योग्यता रखते हैं तो चुनाव होगा, हर 5 साल पर एक प्रकार चुनाव होता है और जनता को एक प्रकार से मौका मिलता है अपने प्रतिनिधियों को बदलने का। इसके अलावा पंचायत के सभी स्तरों पर अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी करी गई है, यानी कुछ ऐसी सीटें आती हैं, कभी हरिजन सीट, कभी पिछड़ी सीट, कभी महिला सीट, कभी महिला हरिजन, इस तरीके से सीटें भी एक प्रकार से आरक्षित होती हैं कि कभी सवर्ण को कि कभी कभी क्या होता है कि सवर्ण नहीं लड़ सकते, लेकिन सवर्ण वाली सीट पे ये सारे जातियाँ लड़ सकती हैं। कहीं ना कहीं पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी आरक्षण की व्यवस्था चुनाव लड़ने में भी करी गई, ताकि एक प्रकार से किसी एक व्यक्ति के हाथ में जो है शासन की बागडोर ना रहे। इसमें 30% सीटें महिलाओं के लिए पहले से आरक्षित होंगी, ठीक है। पंचायतों को निम्न अधिकार दिया गया है कि पंचायत के लोग जो हैं क्या क्या अधिकार उनको मिल सकते हैं। पहली बात, जो ग्राम पंचायत के लोग हैं या अन्य पंचायत के लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, भूमि सुधार और मृदा संरक्षण के लिए प्रावधान कर सकते हैं। लघु सिंचाई और जल प्रबंधन की व्यवस्था ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत यानी जिला पंचायत इन सभी के लोग कर सकते हैं। पशुपालन और मुर्गी पालन की व्यवस्था, मत्स्य उद्योग को बढ़ावा दे सकते हैं, लघु वन उत्पाद को बढ़ावा देंगे, लघु खादी और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देंगे, ग्रामीण आवास देंगे, पेयजल की व्यवस्था करेंगे गांव के लिए, ईंधन और चारा की व्यवस्था करेंगे, ठीक है। सड़क बनवाने का काम हो गया, पुलिया बनवाने का काम हो गया, जल मार्ग, ठीक है, संचार के साधनों की व्यवस्था करनी हो गई, वाईफाई वगैरह लगवाना हो गया, ग्रामीण विद्युतीकरण यानी गाँव में बिजली वगैरह लगवाना हो गया, गरीबी का उन्मूलन करना हो गया, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा यानी कि एक प्रकार से टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग वगैरह देने की व्यवस्था हो गई। तो ये सब एक प्रकार से ये ग्राम पंचायतों के द्वारा एक प्रकार से किया जाता है, या जो पंचायत व्यवस्था है उसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायतों के द्वारा एक प्रकार से ये तमाम प्रकार के काम बताए गए हैं जो कि किए जाते हैं, जिनमें से आपके गाँव में कौन से काम हुए आप खुद ही ध्यान से देखें। चले अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत में उग्रवादी आंदोलन के बारे में बताएं। देखिए, उग्रवाद और नरम दल और कांग्रेस की स्थापना
चैप्टर नंबर जब मैं 4 पढ़ा रहा था, चैप्टर नंबर 3 में ही मैंने पूरा विस्तार से आपको समझाया है। आप लोग वह वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग क्लास ले सकते हैं, इसमें चैप्टर वाइज क्लासेस भी हो रही हैं मतलब कि, तो आप कोर्स लेंगे तो आपको सारी जानकारी वहाँ पर मिलती रहेगी, ठीक है। चले, भारत में उग्रवाद, उग्रवाद क्या होता है? उग्रवादी आंदोलन जो है 1906 में जो है प्रारंभ हुआ। क्योंकि क्या हुआ कि शुरुआत में मैं बताऊं तो कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो लोग एक प्रकार से क्या करते हैं, लोग एक प्रकार से अभी कांग्रेस की स्थापना होने के बाद में बहुत नरम विचारधारा से हैं, अपनी बातों को बहुत डर डर करके सामने रखते हैं। लेकिन जब 1905 का समय आया तो लोगों को लगने लगा कि अब ऐसे ठीक जो है घिघियाने से इनके सामने काम नहीं चलेगा, इनके सामने हाथ पैर जोड़ने से काम नहीं चलेगा अंग्रेजों से, इनसे डट करके सामना, इनसे निगाह से निगाह मिला करके हमको बात करनी पड़ेगी। उसके बाद में कुछ विचारधारा का उदय हुआ एक लंबी प्रक्रिया के तदुपरांत, जिसमें लाल बाल पाल का नाम बड़ा फेमस है। 1906 से लेकर के 1919 तक, चूंकि 1919 में गांधी जी आते हैं और असहयोग आंदोलन चलाते हैं, तब जाकर के नरम दल और गरम दल आपस में मिल जाते हैं, फिर कांग्रेस एक हो जाती है। तो 1906 से लेकर के 1919 तक एक प्रकार से गरम दल का दबदबा रहा, ठीक है। भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी के पदार्पण के साथ उग्रवादी आंदोलन का अंत होता है। क्रांतिकारियों को बम, पिस्तौल, राजनीतिक हत्याओं और राजनीतिक डकैतियों में विश्वास था, मतलब जो उग्रवादी थे। इस युग में आंदोलन का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में आ गया था। ये नवयुवक क्रांतिकारी थे लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, पाल यानी विपिन चंद्र पाल। ये तीन व्यक्ति ऐसे थे जो कि एक प्रकार से गरम दल के कट्टावर नेता थे, जो एक प्रकार से मतलब कि डरते नहीं थे बिल्कुल भी, अंग्रेजों से लड़ने की एक प्रकार से पूरा का पूरा पावर रखते थे। और इस तरीके से एक प्रकार से ये एक प्रकार से थे लाल बाल पाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 5वां नंबर प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नरम दल की भूमिका बताएं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नरम दल क्या था? नरम दल की अगर बात की तो स्वतंत्रता आंदोलन में दो विचारधाराएं थी, एक थी नरम दल और एक थी गरम दल। गरम दल जो था 1905 से लेकर के 1919 तक का जो समय काल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो माना जाता है। नरम दल जो है 1885 में चूंकि कांग्रेस की स्थापना होती है और 1905 तक, यानी लगभग आप मान लीजिए कि 20 वर्षों तक एक प्रकार से इन लोगों का दबदबा रहा, ठीक है। ये बात यानी 14 वर्ष गरम दल और 20 वर्ष नरम दल, ये कांग्रेस के एक प्रकार से शुरुआती कांग्रेस के दौर में नरम दल रहा। फिर उसके बाद में जब नरम दल की विचारों को एक प्रकार से एक्सेप्ट नहीं किया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो फिर गरम दल का प्रादुर्भाव हुआ। गरम दल आकर के एक प्रकार से मोर्चा संभालता है और फिर उसके बाद में फिर गांधी जी आते हैं 1919 में, असहयोग नाम का एक आंदोलन चलाते हैं और नरम दल और गरम दल को मिला देते हैं, ठीक है। तो सन 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरम दल का प्रभाव था। 1907 में उग्रवादियों का प्रभाव आ गया। नरम दल के नेता शांति प्रिय थे, वे अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, इसके मुख्य विचार थे। यानी जो नरम दल के लोग थे वो एक प्रकार से अंग्रेजों की सत्ता में विश्वास रखते थे, अंग्रेजों से पत्र लिख करके अपनी बातों को एक प्रकार से मनवाने के लिए एक प्रकार से तत्पर रहते थे, यानी बिना लड़ाई झगड़ा के सारी चीज़ों को निपटाने के पक्षधर थे। पहली बात, पाश्चात्य सभ्यता के समर्थक थे। जो नरम दल के विचारक थे क्या थे? पाश्चात्य शिक्षा यानी पश्चिमी शिक्षा या पश्चिमी जो सिविलाइजेशन थी, पश्चिमी सभ्यता थी, उसके समर्थक थे, ठीक है। दूसरी बात, ब्रिटिश शासन में आस्था रखते थे, यानी ब्रिटेन के लोग हम पर अत्याचार नहीं करेंगे ऐसा इनका मानना था, यानी ब्रिटिश शासन में आस्था थी। इसके अलावा तीसरी बात, क्रमिक सुधारों में विश्वास रखते थे। ये कहते थे कि एक बैग हम अंग्रेजों से को यहाँ से भगाने में सफल नहीं हो पाएंगे, इसीलिए एक क्रम से हम एक क्रमिक सुधार करें और क्रमिक सुधार के बाद में फिर आज़ादी हम लेंगे, ठीक है। इस तरीके की बात, यानी एक क्रम से सुधार हो, सिस्टमेटिकल वे में। वैधानिकता में विश्वास रखते थे, यानी कि कानून में विश्वास था इनका अंग्रेजों के। इसके अलावा अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास था, इनको पता था कि अंग्रेजी जो न्यायपालिका है वो हमारे साथ एक प्रकार से क्या करेगी, न्याय करेगी, तो अंग्रेजी न्यायप्रियता में विश्वास था। इसके अलावा ब्रिटेन के साथ संबंध भारतीय हित में है, ऐसा इन लोगों को पता था कि अगर हम ब्रिटेन के साथ रहेंगे तो हमारा एक प्रकार से हित ही होगा, भारत आगे ही बढ़ेगा, ऐसा मानना था। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास था इनका, ठीक है। इसके अलावा देश की सेवा में तत्पर रहते थे। स्वतंत्रता से ही मानव प्रगति संभव है, ऐसा भी इनका विचार माना जाता है। तो कुल मिलाकर के ये लोग एक प्रकार से थोड़ा सा पत्र वगैरह के माध्यम से एक प्रकार से अपनी बातों को अंग्रेजों तक पहुंचाते थे, ठीक है। और इस तरीके से जो है एक एक साल पर वो होता था कांग्रेस का अधिवेशन और उसी में एक प्रकार से एक एक मुद्दों को छेड़ा जाता था और उस मुद्दों पर एक प्रकार चर्चा होती थी, इस तरीके से कहा गया। कुछ विद्वानों ने इसको कांग्रेस को कहा कि मेढक की भांति टर्राते हैं जब एक साल हो जाता है तब। हालांकि ये सब एक प्रकार से बातें व्यंग के रूप में कही गई, मतलब एकदम से उस पर व्यंग किया गया कांग्रेस संस्था पर, और इसी वजह से आप देखते हैं कि गरम दल का प्रादुर्भाव होता है।
पूरा मैंने आपको समझाया था, चैप्टर नंबर 3 में आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन का क्या महत्व है? क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट आंदोलन के रूप में जाना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है भारतीय संविधान और भारतीय एक प्रकार से जो है आंदोलन के दृष्टिकोण से। भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीयों में एक ऐसी अपूर्व जागृति उत्पन्न कर दी जिससे ब्रिटेन के लिए भारत पर लंबे समय तक शासन कर पाना मुश्किल सा हो गया। चूँकि क्विट इंडिया मूवमेंट डायरेक्ट था एक प्रकार से कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है, ये डायरेक्ट एक प्रकार से नारा चलने लगा। भारत पर लंबे समय तक शासन कर पाना अंग्रेजों का मुश्किल होने लगा। इस नारे की वजह से एससी बनर्जी कहते हैं कि इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप अधिराज की जो पुरानी मांग थी सर्वदा समाप्त हो गई। यानी पहले हम लोग किसकी मांग करते थे? पहले हम लोग मांग करते थे कि हमको अधिराज की मांग कर दी। अधिराज मतलब क्या होता है कि आप जो है बाहरी मुद्दों पर आप शासन करें, अंग्रेजों से कहा गया, लेकिन जो आंतरिक मुद्दे हैं वो आप हमको दे दें, ठीक है। यानी एक प्रकार से आप शासन करिए, जो बाहरी विदेशी मामले हैं, सेना से संबंधित मामले हैं, आप उसको देखें, लेकिन जो आंतरिक मसला है, जो भारतीय नियम कायदे बनाने हैं, उसमें आप हम लोगों को साथ लीजिए, ठीक है। तो ये अधिराज की मांग थी, ठीक है। लेकिन अधिराज की मांग एक प्रकार से उसको खंडित कर दिया गया। अब लोग कहने लगे सीधा स्वतंत्रता दो, भारत से अंग्रेज भागो, यहाँ से अंग्रेजों भारत छोड़ो, नारे लगने लगे और उसका स्थान पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने ले लिया अधिराज की। इसी आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए पृष्ठभूमि तैयार की थी। अगस्त क्रांति अत्याचार और दमन के विरुद्ध भारतीय जनता का विद्रोह था। इसी को चूंकि अगस्त में हुई थी ये क्रांति, इसीलिए इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन को। यह क्रांति जनता में उत्पन्न नवीन उत्साह तथा गरिमा की सूचक थी। इसी आंदोलन के कारण अमेरिका तथा ब्रिटेन में जनता मतलब जो जनमत था इतना अधिक भारत के पक्ष में हो गया कि अंग्रेजों को विवश होकर के भारत छोड़ना पड़ा। यानी कि भारत में जब लगातार आंदोलन हो रहे थे, वो न्यूज़ वगैरह अमेरिका में और इंग्लैंड के जो छात्र रहे थे, जो यहाँ से भारत से पढ़ करके गए थे, और कुछ इंग्लैंड में एक प्रकार से भी लोग जो इंग्लैंड के थे वो, और कुछ भारतीय लोग जो रहते थे या विदेशी लोग रहते थे, उन सभी लोगों ने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों से कहा कि आप ये गलत कर रहे हो, सरकार के विरुद्ध वहाँ पर भी धरने होने लगे इंग्लैंड में, अमेरिका में। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों को यहाँ से छोड़ करके जाना पड़ा भारत। तो भारत छोड़ो एक प्रकार से आंदोलन ये बहुत ही बड़ा आंदोलन था और एक प्रकार से आज़ादी का एक प्रकार से बहुत ही इम्पोर्टेंट आंदोलन में इसका नाम गिना जाता है। 8वां क्वेश्चन से भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे? किन रीजन से एक प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया? इसके कई कारण थे। पहला कारण यह था महोदय कि क्रिप्स मिशन की असफलता। चूँकि क्रिप्स मिशन भारत में आया था और वो असफल था। वो क्रिप्स मिशन जिस उद्देश्य को लेकर के भारत में आया था पूर्ण रूप से उसमें विफलता उसको मिलती है, इस वजह से असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। दूसरी बात, जापानी आक्रमण का भय लगातार एक प्रकार से बन रहा था, इसकी वजह से एक प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। इसके अलावा ब्रिटिश राज्य व्यवस्था में भारतीयों का अविश्वास हो रहा था। भारतीयों को एक प्रकार से पता हो गया कि अब भारत के लिए अंग्रेजी शासन उतना उचित नहीं है जितना हम लोग समझ रहे थे, ठीक है। चौथी बात, बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार किया जाने लगा। इससे भी लोगों के मन में एक प्रकार से जो है राष्ट्रवाद की भावना और प्रबल होने लगी। इसके अलावा पूर्वी बंगाल में आतंक का साया भी मंडरा रहा था, ठीक है। इसके अलावा वस्तुओं और सेवाओं के बढ़ते मूल्य ये भी एक प्रकार से इतना ज़्यादा हो गए थे कि लोगों को लगने लगा कि अब अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना ही बेहतर है। अगर इनको यहाँ से नहीं भगाया जाएगा तो पूरा का पूरा देश हमारा एकदम से वो भिखमंगा सा हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। तो अंग्रेज़ों को भगाने पर ये सभी कारणों ने मजबूर कर दिया, इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ से चलाया गया 1942 के आसपास, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न अगला है आपका कि उदारवादी नेता अंग्रेजों के हितैषी क्यों माने जाते हैं? देखिए, उदारवादियों को निम्न कारणों से ब्रिटेन का सहयोगी माना गया, क्योंकि पहली बात यह कि ब्रिटिश सरकार जो थी और उसकी न्यायप्रियता में इनको विश्वास था। जो नरमवादी या नरम पंथ के नेता थे, उदारवादी नेता थे जो कांग्रेस के या नरम दल के जो नेता थे, वो एक प्रकार से ब्रिटिश सरकार में और ब्रिटिश सरकार की जो न्यायप्रियता थी उनमें विश्वास रखते थे। दूसरी बात, ब्रिटिश शासन के देशों को स्पष्ट करते थे, मतलब ब्रिटिश शासन के देशों को स्पष्ट करना ये भी एक प्रकार से इनका काम था। इसके अलावा ब्रिटेन के साथ भारत का संबंध हितकारी है, ऐसा भी ये लोग मानते थे। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीयता की बात करते थे, क्रमिक सुधार में विश्वास रखते थे, भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा भी एक प्रकार से दिया करते थे। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम का आधार तैयार करना ये भी एक प्रकार से ये तमाम प्रकार के मुद्दे रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेताओं के, जिन वजह से इनको अंग्रेजों के हितैषी के रूप में माना जाता है, ठीक है। और यही कारण था कि उग्रवाद की विचारधारा का उदय हो जाता है।
आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है, गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, बताएं। तो गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन के क्यों प्रारंभ किया गया भैया? गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के 3 कारण थे। पहला कारण था रौलट एक्ट, दूसरा था जलियांवाला बाग हत्याकांड और तीसरा था खिलाफत का प्रश्न। इन तीनों की वजह से एक प्रकार से गांधी जी असहयोग आंदोलन को एक प्रकार से प्रारंभ करते हैं। चूँकि जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हो गया था, लाला लाजपत राय वाला, ठीक है। इसके अलावा रौलट एक्ट का विरोध करना था और खिलाफत आंदोलन, जो कि खलीफा का विरोध हो रहा था वहाँ पर, ठीक, खिलाफत आंदोलन, तो वो भी एक प्रकार से चीज़ें थी। तो खिलाफत आंदोलन जिसमें मुसलमानों को साथ मिला, मुसलमानों का साथ मिला खिलाफत आंदोलन से। तो असहयोग आंदोलन में खिलाफत आंदोलन को शामिल कर लेने से बहुत सारे लोग नाराज़ भी थे, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, खिलाफत आंदोलन भी एक प्रकार से अपना ही आंदोलन है और चूंकि इससे भारतीय मुसलमान एक होंगे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, रौलट एक्ट और खिलाफत का प्रश्न, ये 3 मुद्दे थे जिनकी वजह से महात्मा गांधी जी ने असहयोग नाम का एक आंदोलन चलाया, जिसमें इन तीनों मुद्दों को शामिल कर लिया, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, देश की आज़ादी में कौन कौन से तत्व सहायक रहे हैं? देश की आज़ादी ऐसे नहीं मिल गई, इसके पीछे बड़ा एक प्रकार से एक फैक्टर काम किया है। जो फैक्टर क्या था? देखिए, देश की आज़ादी में निम्न तत्व सहायक रहे हैं। पहले बात तो आंदोलन का मजबूत होना, चूँकि भारतीय आंदोलन जो थे वो मजबूत थे। भारतीय आंदोलन का गांधी जी नेतृत्व जो कर रहे थे उसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा, चूँकि गांधी का जन समुदाय बड़ा ही इज्जत करता था। गांधी का एक प्रकार से जो एक प्रकार से जनसंपर्क था, बहुत बड़ा जन समुदाय गांधी को मानता था। ठीक है, यानी आंदोलन यहाँ का मजबूत था। दूसरी बात, ब्रिटिश जनता आज़ादी की पक्षधर भी थी, यानी कि जो ब्रिटेन की जनता थी वो भी भारत को एक प्रकार से आज़ाद करने के पक्ष में थी। यानी ब्रिटेन की जनता जो थी वो कह रही थी कि भारत पर अत्याचार आप लोग कर रहे हैं, उसको मतलब कि भारत पर अत्याचार मत करें। तीसरी बात, मजदूर दल की उदारवादी नीति थी, ये भी एक प्रकार से जो है सहायक तत्व थे अंग्रेजी नीति के, ठीक है। ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव ही पड़ रहा था, क्योंकि उस समय विश्व युद्ध भी हो रहे थे। 1945 के आसपास आप देखते हैं, 1939 से युद्ध शुरू हुआ और 1945 तक युद्ध होता रहा, ठीक है। तो ये सब युद्ध जो हुए एक प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध, तो उसका प्रभाव पड़ रहा था। जो द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड के साथ के जो एक प्रकार से जो देश थे, मित्र राष्ट्र जिनको कहते हैं, ठीक है, तो मित्र राष्ट्रों ने एक प्रकार से इंग्लैंड से कहा कि आप ऐसा नहीं करें, अलग अलग देशों पर आप कब्जा कर रहे हैं, तो ये कब्जा आप करना छोड़ दें और खास करके भारत से आप जो है अपना वो हटाएं। तो इस तरीके से 1945 में जब बम गिरा नागासाकी और हिरोशिमा पर, उससे और ज़्यादा एक प्रकार से प्रभाव पड़ा। तो इन सभी के होने से एक प्रकार से ब्रिटेन पर दबाव लगातार मित्र राष्ट्रों का पड़ा, इससे भी भारत को आज़ादी मिली। इसके अलावा एशिया में नवजागरण हो रहा था, लोग एक प्रकार से उथल रहे थे, लोगों को आज़ादी, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बातें पता चल रही थी। तो लोगों ने एक प्रकार से ये भी एक प्रकार से यहाँ से ये भी एक कारण रहा। इसके अलावा सेना के द्वारा ब्रिटेन के प्रति विद्रोह भी एक प्रकार से, तो ये भी सेना के द्वारा भी विद्रोह हो रहा था। लगातार भारत में भी एक प्रकार से आज़ाद हिंद फौज जैसी संस्थाएं गठित हो रही थी, जो कि एक प्रकार से इसका विरोध कर रही थी। इसके अलावा साम्यवाद का खतरा भी एक प्रकार से मंडरा रहा था। इसके अलावा कांग्रेस और मुस्लिम लीग में सहमति भी एक प्रकार से बन चुकी थी। इसलिए एक प्रकार से देश की आज़ादी में ये तमाम प्रकार के तत्व जो थे या फैक्टर्स जो थे वो सहायक रहे हैं, जिनकी वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ और आज हम आज़ाद देश में हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न देखेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है भाई। प्रश्न है, 1858 के भारतीय शासन अधिनियम में क्या संबंध, मतलब कि क्या व्यवस्था की गई थी? 1857 ईस्वी में क्रांति होती, मैंने इसको समझा दिया, क्रांति 1857 की क्रांति, और 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था इसको भी मैंने आपको बताया पूरा विस्तार से। तो 1858 के अधिनियम में, भारतीय शासन अधिनियम में निम्नलिखित बातें शामिल की गई थी। पहली बात तो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्थान पर अब ब्रिटिश क्राउन का शासन होगा, यानी कि अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक प्राइवेट कंपनी थी, जो 15 साल के भारत में व्यापार करने आई थी, अब उसका शासन खत्म कर दिया जाएगा। और अब भारत में किसका शासन होगा भैया? अब भारत में शासन होगा किसका? अब भारत में शासन होगा जो है ब्रिटेन का सीधा, यानी ब्रिटेन की महारानी जो थी उनकी, मतलब कि ब्रिटेन की महारानी या महाराज कोई भी वहाँ पर बैठे जिसके सर पर ताज होगा, क्राउन होगा, वही शासन करेगा। यानी कि ब्रिटेन अब डायरेक्ट एक प्रकार से इसमें शासन में भाग लेने लगा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत मंत्री पद की व्यवस्था भी करी गई, यानी भारत मंत्री पद की व्यवस्था भी इसके द्वारा कर दी गई। भारत में एक भारत मंत्री बनाया जाएगा। इसके अलावा गवर्नर जनरल का नया नाम वायसराय कर दिया गया, ठीक है।
इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम में शामिल सभी भारतीयों को क्षमादान दे दिया गया। इसके अलावा द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई। ठीक है, इस तरीके से क्षमादान किनको दिया गया, जो कि 1857 की क्रांति में जिन लोगों ने लड़ाई करी थी, जो लोग बंद थे, उन लोगों को छोड़ दिया गया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बड़ा ही ज़बरदस्त है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, बताएं। देखिए उत्तर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर महीने में हुई थी 1885 ईस्वी में। इसका प्रथम जो अधिवेशन हुआ था वो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। 1885 को एक प्रकार से इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर को। ठीक है, बम्बई के गोकुलदास तेजपाल कॉलेज जो संस्कृत कॉलेज था, इसी में एक प्रकार से हुआ था। 31 दिसंबर तक ये अधिवेशन चला। इसकी अध्यक्षता करी थी व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने। और कांग्रेस की स्थापना मतलब कि जो संस्थापक है उनका क्या नाम है, A.O. ह्यूम, अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन ह्यूम इनका नाम था। ये एक प्रकार से आयरलैंड के एक अधिकारी थे जो कि भारत में एक प्रकार से वर्क कर रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, संविधान की उद्देशिका को लेकर के यानी संविधान की प्रस्तावना को लेकर के प्रियम्बल ऑफ इंडिया, संविधान की जो एक प्रकार से प्रियम्बल है, इसके बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि संविधान की जो उद्देशिका है ये एक प्रकार से क्या बताती है, ये इसका उद्देश्य क्या है। संविधान की उद्देशिका से क्या स्पष्ट होता है, यानी क्या क्या बातें संविधान की प्रस्तावना में कही गई हैं। संविधान की प्रस्तावना जो शुरुआती पेज पर लिखी हुई है उद्देशिका, उसमें एक प्रकार से संविधान के बारे में पूरे के पूरे संविधान की कुंजी के रूप में काम करती है। ठीक है, बहुत सारे विद्वानों ने इसको क्या कहा, संविधान की कुंजी कहा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। संविधान की आत्मा भी कहा। वैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, वो अनुच्छेद 32 को कहते हैं। अनुच्छेद 32 में क्या शामिल है, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करी गई, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपने अधिकारों की मांग कर सकता है, देश के खिलाफ, राज्य के खिलाफ केस भी कर सकता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो संविधान की प्रस्तावना जो है उद्देशिका, इसको संविधान की कुंजी, संविधान का एक प्रकार से पूरा का पूरा सार कहा जाता है। इसमें कई बातें कही गई। पहली बात तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी भारत क्या है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब क्या होता है कि भारत जो है इस पर किसी दूसरे देश का कोई अधिकार नहीं है। भारत देश अपना आंतरिक और बाहरी मामला जो कुछ भी होगा उसका निर्णय जो भारत की सरकार होगी वही करेगी। इस पर एक प्रकार से कोई दूसरे देश की सरकार एक प्रकार से भारतीय मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं कर सकेगी। ठीक है, तो भारत क्या है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब हम भारत, बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, समाजवादी क्या कि भारत जो है समाजवाद की विचारधारा को फॉलो करता, सोशलिज्म, सभी समान हैं और सभी को बराबर का अधिकार होना चाहिए, ऐसी विचारधारा को फॉलो करता है। भारत में एक प्रकार से जो भी सरकार का है वो सभी जनता का है, यानी कि उत्पादन के साधनों पर एक प्रकार से सरकारी हस्तक्षेप है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, यानी कि जो सरकारी चीज़ें हैं वो सभी जनता की बराबर चीज़ें हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो पूर्ण रूप से समाजवादी नहीं है, लेकिन फिर भी समाजवाद की विचारधारा को फॉलो किया। फिर बाद में पूंजीवाद और समाजवाद का मिक्सचर है भारत, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था को फॉलो करता है। भारत में प्राइवेट कॉलेज भी हैं, सरकारी कॉलेज भी हैं, प्राइवेट स्कूल भी है, सरकारी स्कूल भी है। तो अगर केवल प्राइवेट होता तो वो होता आपका पूंजीवादी व्यवस्था, लेकिन अगर एक प्रकार से केवल एक प्रकार सरकारी है, मतलब केवल एक प्रकार सरकारी चीज़ें होंगी तो समाजवाद हो जाएगा। ठीक है, तो समाजवाद को फॉलो जरूर करता है भारत थोड़ा बहुत। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, यहाँ पर धर्म निरपेक्ष गलत लिखा है, पंथ निरपेक्ष, संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द की बात करी गई है, धर्म निरपेक्ष की नहीं बात करी गई। हालांकि धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष का मतलब सीधा सीधा वही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, अगर डीपली जाएंगे तो बड़ा अंतर मिलेगा, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको मैं समझा दूँ। धर्म निरपेक्ष का मतलब होगा कि देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा, भारत का संविधान या भारत देश जो है अपना कोई धर्म नहीं रखेगा, यानी कि भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा। भारत सभी धर्मों की बराबर रिस्पेक्ट करेगा, सभी धर्मों को एक प्रकार स्वतंत्रता देगा, सभी धर्म आगे बढ़ सकते हैं इसकी व्यवस्था करेगा, यानी भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, तो वो होगा धर्मनिरपेक्ष देश। दूसरा अगला लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक मतलब भारत प्रजातंत्र को फॉलो करता है। भारत का जो मुखिया है यानी प्रधानमंत्री, उसका चुनाव जनता के द्वारा होता है। गणराज्य का मतलब ये होता है कि भारत का जो एक प्रकार से राजा है यानी कि राष्ट्रपति, उसका चुनाव भी जनता के द्वारा होता है। तो जिसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों का चुनाव जनता के द्वारा होता है और जनता का शासन होता है, जनता स्वतंत्र होती है, जनता हर 5 साल पे प्रधानमंत्री बदलने की एक प्रकार से पावर रखती है, वो देश लोकतांत्रिक होता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक गणराज्य है भारत।
तो एक प्रकार से ये 5 चीज़ें, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय, कैसे कैसे न्याय, राजनीतिक मामलों में न्याय, आर्थिक मतलब आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय, ये सभी को न्याय मिलेगा बराबर। इसके अलावा स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, ठीक है, यानी सभी को स्वतंत्रता मिलेगी, सभी समान हैं और सभी एक प्रकार से आपस में भाई भाई हैं, ठीक है, यानी भ्रातृत्व की भावना से आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्रीय एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे, यानी व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखेंगे, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखेंगे, राष्ट्रीय एकता पर खतरा नहीं आने देंगे और राष्ट्र की अखंडता जो है एक प्रकार से उसको अक्षुण्ण नहीं होने देंगे, ठीक है। इसके अलावा संविधान को अंगीकृत करते हैं कि शक्ति जो है ये भी एक प्रकार से इसमें बताई गई है, इसको अंगीकृत मतलब कि मतलब उसको नियमित करते हैं, हम अंगीकृत करते हैं भारतीय संविधान को। तो भारतीय संविधान में बेसिकली इन सभी मुद्दों पर फोकस किया गया है, यही सब मुद्दे हैं जिन पर एक प्रकार से भारतीय संविधान ज़्यादा बल देता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया के 4 दोष लिखिए, यानी कि 4 दोष क्या क्या हैं भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के। भारतीय संविधान में अगर कोई चीज़ गलत होती है, कोई चीज़ दिक्कत होती है समय के अकॉर्डिंग, तो उसको परिवर्तित कर दिया था, क्योंकि समय के अनुसार परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो एक प्रकार से भारतीय संविधान में संशोधन जो है ये प्रक्रिया के 4 दोष हैं। कौन कौन से? पहला दोष है, राज्य विधानमंडलों से पुष्टि की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, ठीक है। दूसरी बात, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि जो है संशोधन केंद्र सरकार के द्वारा ही हो जाते हैं, राज्य विधान मंडलों से यानी कि विधानसभा विधान परिषद से उतना लेना देना नहीं होता है, कुछ मुद्दों में केवल होता है, बाकी मुद्दों में नहीं होता। दूसरी बात, साधारण विधेयक पर दोनों सदनों के मतभेदों को दूर करने की कोई व्यवस्था नहीं है। कभी कभी क्या होता है, जो साधारण विधेयक होते हैं उन पर अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में डिबेट हो जाता है, तो ऐसे में लोकसभा और राज्यसभा के बीच में जो एक प्रकार से समन्वय स्थापित करने की बात है, वो एक प्रकार से उसकी व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा संविधान में संशोधन हेतु विधानमंडलों के पास पहल की शक्ति नहीं है कोई, ठीक है, कि विधानमंडल इसमें भाग ले ले, विधानसभा और विधान परिषदों को कोई उतना अधिकार नहीं है, यानी विधायक और जो एमएलसी एमएलए हैं इनको उतना ज़्यादा पावर नहीं है कि वो देश के कानून बनाने में मदद कर सके। इसके अलावा संविधान संशोधन विधेयकों पर जनमत संग्रह की व्यवस्था का कमी है, यानी अभाव है। इस तरीके से ये 4 दोष हैं भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया के, ठीक है, जो दोष धीरे धीरे करके समाप्त हो रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के मूल ढांचे में एक प्रकार से जो भारतीय संविधान है इसका मूल ढांचे में सामान्यतः कौन कौन से विषय आते हैं। मूल ढांचे में भारतीय संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें कौन कौन से विषय शामिल हैं। देखिए, संविधान की मूल ढांचे की अवधारणा से सहमति रखने वाले सभी व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि संविधान के मूल ढांचे में निम्न बातें अवश्य आती हैं। चूँकि संविधान का मूल ढांचा, इसलिए मैं कह रहा हूँ चूँकि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता, संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं किया जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसीलिए यहाँ पर मूल ढांचा स्पष्ट करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। पहली बात तो ये कि संविधान का लोकतांत्रिक स्वरूप जो है इसको आप बदल नहीं सकते, संविधान लोकतंत्र ही रहेगा भारत, ये बात। दूसरी बात, संविधान का पंथ निरपेक्ष स्वरूप, ये भी एक प्रकार से संविधान का मूल ढांचा, इसमें भी परिवर्तन नहीं हो सकता। इसके अलावा नागरिकों के मूल अधिकार व समानताएं जो हैं, यानी ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे नागरिकों की मूल अधिकार और स्वतंत्रता उनकी जो है उसको आप भंग कर दें, ऐसा भी कोई सरकार नहीं कर सकती। इसके अलावा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के वयस्क मताधिकार पर आधारित जो स्वतंत्र चुनाव होता है वो भी एक प्रकार से नहीं भंग कर सकती सरकारें, ठीक है। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जो स्वतंत्रता है इसको भंग नहीं कर सकती सरकारें, चाहे जितनी पावरफुल हों, ठीक है। यानी ये सब चीज़ें, संविधान का लोकतांत्रिक स्वरूप, संविधान का पंथ निरपेक्ष स्वरूप, नागरिकों के मूल अधिकार व स्वतंत्रताएं, लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के वयस्क मताधिकार पर आधारित स्वतंत्र चुनाव और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब एक प्रकार से संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं, इनमें संशोधन नहीं हो सकता, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं महोदय तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार देता रहता हूं, ठीक है। चलें, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल को कब लागू किया गया, बताएं। देखिए, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो करी गई थी वो कब करी गई थी भाई?
तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करी गई थी 1962 ईस्वी में, जब चीनी आक्रमण हुआ था। उस दौरान एक प्रकार से देश में आपातकाल की स्थिति आ गई थी और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। पहली बात कब? चीनी आक्रमण के समय 1962 में, जिसे 1968 में समाप्त किया गया था राष्ट्रपति से, मतलब कि राष्ट्रीय आपातकाल को। फिर उसके बाद में 1965 और 1971 में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ है, ऐसी स्थिति में भी आपातकाल लागू किया गया था भारत में, यानी युद्ध के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया जाता है। इसके बाद में 1975 में आंतरिक अशांति हुई थी। उसके आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक प्रकार से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करी थी। ठीक है, इन सभी को मार्च 1977 में समाप्त घोषित कर दिया गया था। ठीक है, और अब आंतरिक अशांति के आधार पर एक प्रकार से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते हैं। जब बाहरी युद्ध हो जाता तब राष्ट्रीय आपातकाल आप लगा सकते हैं। आंतरिक अशांति अगर हो भी जाती तो उसको आप ऐसे तैसे करके दबाएं, लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह होता है, यानी कि शस्त्र के साथ, गोला बारूद के साथ लड़के अगर आ जाते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यानी कि जब एक प्रकार से लोग, जनता उतर आए सड़क पर, और जनता एक प्रकार से जब मैदानों में उतर आए, सरकार के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दे, ठीक है, तमाम प्रकार के हथियारों के साथ सशस्त्र विद्रोह करना शुरू कर दे जनता, तब ऐसी स्थिति में सरकारों को यह अधिकार है कि वो राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे में सारी सरकारें जो होती हैं वो, मतलब कि किसी को भी मौलिक अधिकार भंग हो जाते हैं, किसी भी को उठा करके अंदर बंद कर देते हैं, मतलब उस पर कोई कानून नियम कायदे फिर उस समय नहीं काम करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सब कुछ हो सकता है। ठीक है, सारे मौलिक अधिकार, 2 मौलिक अधिकार को छोड़ करके बाकी सारे मौलिक अधिकार जो होते हैं भंग हो जाते हैं। अगला देखेंगे प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 के अंतर्गत क्या शक्ति शामिल, मतलब कि क्या शक्ति दी गई है? देखिए, जब किसी राज्य में कोई दल अस्थायी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होता है तो उस राज्य में सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही हो, मतलब कि संविधान के अनुसार किसी राज्य में अगर सरकार काम नहीं कर रही हो तो राष्ट्रपति उस राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, और राष्ट्रपति एक प्रकार से उस राज्य का एक प्रकार से कमान राज्यपाल को दे करके शासन। जैसे मान लेते हैं अभी उत्तर प्रदेश में क्या हो कि कोई भी मतलब कि कोई भी दल बहुमत ना प्राप्त करे और एक दूसरे का समर्थन भी किसी को ना मिले, तो सरकारें एक प्रकार से मतलब आपस में नहीं बन रही हैं। अब ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार क्या करेगी कि राष्ट्रपति शासन लगा देगी यहाँ पर, और यहाँ पर जो होगा फिर से चुनाव करवाया जाएगा, या एक प्रकार से अगर सहमति बन गई तो राज्य, मतलब कि करेंगे जो अपन आप पार्टी वाला वगैरह जो मिल करके। अगर नहीं मिलते हैं तो एक प्रकार से क्या होगा, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा और राज्यपाल यहाँ पर शासन करेगा जब तक दूसरा चुनाव नहीं हो जाता। ठीक है, राष्ट्रपति यह कार्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद मतलब कि प्रधानमंत्री के सलाह पर भी चीज़ें करी जाती हैं। मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति शासन को लगाता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर संसद के द्वारा उसका अनुमोदन होना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति जब अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करता है तो उसका प्रभाव 6 महीने तक ही होता है, यानी 6 महीने तक एक प्रकार से राष्ट्रपति शासन लगेगा कम से कम। फिर उसके बाद में अगला चुनाव करवाया जाएगा, उसके बाद में राष्ट्रपति शासन खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन से भारतीय प्रधानमंत्री की शक्तियाँ बताइए। देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए तो भारतीय प्रधानमंत्री की अपनी शक्तियाँ हैं। प्रधानमंत्री को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त हैं। पहली शक्ति है प्रधानमंत्री का निर्माण करना, मतलब कि मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। प्रधानमंत्री के पास होता है कि प्रधानमंत्री ही तमाम मंत्रियों को बनाता है, जैसे कि अब कि हमारे यहाँ राजा भैया को विदेश मंत्री या वगैरह और तमाम प्रकार के दर्जे मतलब दिए गए हैं। ठीक है, विदेश मंत्री या कुछ बनाया गया है। ठीक है, कृषि मंत्री वगैरह दिया गया है राजा भैया को। ठीक है, यहाँ के राजा भैया हमारे इधर के मनकापुर एरिया वहीं के हैं, गोंडा के सांसद हैं और पिछले 2-3 जो है पंचवर्षीय से जीत रहे हैं, तो उनको मंत्री पद दिया गया। तो मंत्री पद कैसे मिलता है? मंत्री पद सांसद जो होते हैं, जो लंबे समय से कार्य कर रहे होते हैं और पार्टी को बहुत कुछ एक प्रकार से जो है दिए होते हैं, उनको एक प्रकार से मंत्री पद दिया जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो मंत्री पद एक प्रकार से जो मिलता है वो लंबे समय तक कोई नेता जब एक प्रकार से कोई पार्टी का समर्थन करता है और उसको आगे बढ़ाता है पार्टी को, तो उसको मंत्री बनाया जाता है। और मंत्री कौन बनाता है? वो एक प्रकार से प्रधानमंत्री डिसाइड करता है कि किसको कौन सा मंत्रालय देना है। तो प्रधानमंत्री जो होता है मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। दूसरी बात, मंत्रियों के विभागों का वितरण और परिवर्तन करना, ये भी प्रधानमंत्री का ही काम होता है। इसके अलावा
मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये भी प्रधानमंत्री ही करता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद की अगर बैठक होगी तो उसमें सबसे बड़ा मंत्री कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, इसीलिए उसका नाम ही प्रधानमंत्री है। इसके अलावा राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संपर्क की कड़ी के रूप में भी काम करता है कौन? प्रधानमंत्री। यानी कोई काम अगर राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से करवाना हुआ तो राष्ट्रपति जो होगा प्रधानमंत्री से पूछेगा। इसके अलावा अधिवेशन बुलाने, सत्रावसान करने, इन सभी की सिफारिश राष्ट्रपति से करना, तो ये भी एक प्रकार से कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, कोई अधिवेशन बुलाना हुआ, कोई सत्रावसान करना हुआ, तो ये सब स्थितियाँ प्रधानमंत्री पहले एक बार राष्ट्रपति से परामर्श लेगा, पूछेगा कि कब कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा लोकसभा भंग करने की सिफारिश करेगा भी कौन करेगा? तो राष्ट्रपति से करेगा प्रधानमंत्री। ठीक है, लोकसभा भंग करने की सिफारिश भी करना हुआ तो भी ये कौन करता है? ये प्रधानमंत्री के द्वारा ही होता है। इसके अलावा वैदेशिक संबंधों का संचालन करने में भी एक प्रकार से प्रधानमंत्री का, मतलब कोई विदेश मंत्री है तो विदेश मंत्री किसके अंडर में होता है? प्रधानमंत्री के अंडर में। यानी प्रधानमंत्री जो कहेगी वही विदेश मंत्री करेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाना हुआ, उसको भंग करना हुआ, तो ये सब प्रधानमंत्री के द्वारा ही डिसाइड होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, चले, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अगला आ चुका है भाई। प्रश्न है कि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में क्या विशेष अधिकार दिए गए? यानी कि कुछ ऐसे अधिकार हैं जो लोकसभा को मिले हैं, जो लोकसभा को नहीं मिले हैं और राज्यसभा को केवल दिए गए हैं। देखिए, जो हम लोग सांसदों को चुनते हैं वो लोकसभा के सांसद होते हैं। राज्यसभा के भी सांसद, जैसे सुधांशु त्रिवेदी जी आप सुने होंगे, टीवी पर बहुत बोलते हैं, वो राज्यसभा के सांसद हैं। ठीक है, लोकसभा के सांसद आप लोगों ने अभी सुना होगा ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम, जो कि कुश्ती संघ वाले अध्यक्ष थे, तो हमारे इधर के ही हैं। ठीक है, कैसरगंज से विधायक भी, मतलब विधायकी, मतलब कि सांसद ही लड़ते थे, बहुत बड़े आदमी हैं। अब खैर उनके पुत्र जी एक प्रकार से बने हैं। तो लोकसभा के जो सांसद हैं वो एक प्रकार से ब्रजभूषण शरण सिंह या उनके पुत्र जो प्रतीक भूषण या कोई हैं वो बने हैं। ठीक है, तो राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। राज्यसभा को कुछ ऐसे अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को नहीं प्राप्त हैं। पहली बात, अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा अपने विशेष बहुमत से राज्य सूची का कोई भी विषय महत्वपूर्ण घोषित कर सकती है। राज्य सूची में जो भी कोई विषय है उसको एक प्रकार से महत्वपूर्ण घोषित करने का काम किसके पास है? राज्यसभा के पास है, कि राज्यसभा राज्य सूची में शामिल किसी विषय को इंपॉर्टेंट घोषित करके उस पर कानून बना सकती, बदल सकती है। 249 में बताया गया है। दूसरी बात, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार राज्यसभा को ही है। यानी कि उपराष्ट्रपति कौन होता है? चूंकि उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। किस कैसा होता है? पदेन सभापति होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। यानी कि एक प्रकार से जो राज्यसभा का मुखिया कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति ही होता है। लोकसभा का सदस्य लोकसभा स्पीकर होता है, लेकिन जो राज्यसभा होती है उसका जो एक प्रकार से प्रधान होता है वो मतलब कौन होता है? वो उपराष्ट्रपति ही होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और भी मॉडल पेपर इसी तरीके से महासंग्राम वीडियो में लगातार देता रहूँगा। ये सब क्वेश्चंस पिछले 3 वर्षों में लगातार पूछे गए प्रश्न हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में, इसलिए मैंने इस प्रश्न को एक प्रकार से रखा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए, 3 वर्षों में एक प्रकार से लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को आप लोग एक प्रकार से अभी तक नहीं देखें तो प्लीज़ देख लीजिएगा, और तमाम प्रकार की वीडियो और हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। देखिए, पूरा कोर्स कैसे पढ़े ये भी वीडियो भी ऑलरेडी अवेलेबल हो चुकी है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आई लव यू।